जय बाबेदी जय बजरंगबली। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट द अनमोल एस्ट्रोलॉजी शो, जो कि एक सोलो पॉडकास्ट है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी अच्छी एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। इस टॉपिक में, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि मैरिज में डिलेज क्यों आ रहे हैं। दो कारण हैं, एक सोशल कारण है और एक एस्ट्रोलॉजिकल कारण है। सोशल कारण हम थोड़ा सा देखेंगे और ज़्यादा हम डीप डाइव करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल कारणस में। और इसमें मैं 3 और 4 सिस्टम्स में बताऊंगा कि क्या एस्ट्रोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। पराशरी में, केपी में, बीएनएन में और जेमिनी में, हम चारों में देखेंगे कि क्या ऐसी युति बनती है, क्या ऐसे योग बनते हैं जिससे मैरिज डिले आपको दिख सकती है आपके चार्ट में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सोशल में। सोशल में क्या होता है कि आजकल के टाइम में लोग करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि एक बार मैं सेट हो जाऊँ फिर मैरिज करूँगा। इस चक्कर में 28-30 साल के आसपास वो सेट होते हैं और फिर शादी के बारे में सोचते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा होता है कि हाई एक्सपेक्टेशंस। शुरू शुरू में आपको लगता है कि मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए, ऐसा ही बंदा चाहिए। कभी कभार लोग अनरियल एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, मूवीज़ देख के, इंस्टाग्राम रील्स देख के, दूसरों के पार्टनर्स को देख के, मुझे ऐसा ही चाहिए, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तीसरी बात है कि आपका फियर ऑफ लॉस ऑफ फ्रीडम, कि आप सोचते हो कि जब भी मैं शादी करूँगा तो मुझे अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आजकल के टाइम में लोग अपनी फ्रीडम को सबसे ज़्यादा ऊपर लेते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि शादी डिले होने का। अब मैं बात करूँगा कि एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है जिसके लिए आप ये पॉडकास्ट का एपिसोड सुन रहे हो या भी यूट्यूब पे देख रहे हो। तो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है जो आपका चार्ट दिखाता है। शुरू हम करेंगे पराशरी सिस्टम से, जो जिसको आजकल वैदिक भी बोलते हैं। तो पराशरी सिस्टम से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका 7th हाउस देखना शादी के लिए। अब 7th हाउस में अगर तो मैलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है या फिर सैटर्न का कहीं से अ, आपको दृष्टि पड़ जाती है, सैटर्न ही वहाँ पे बैठा होता है या सैटर्न के नक्षत्र में अब वो प्लैनेट 7th हाउस का बैठा होता है, तब डिलेज होने में ज़्यादा चांसेस होते हैं। सैटर्न क्या कहता है कि पहले जिम्मेदारी सीखो फिर रिश्ता बनाओ। ये चीज़ हो सकती है। मैलेफिक प्लैनेट्स जैसे कि मंगल, राहु या केतु ऐसे बैठे हों तो भी दिक्कत आ सकती है। तीसरा है कि लड़के के चार्ट में वीनस और लड़की के चार्ट में जुपिटर जो है वो या तो अस्त हो रखा हो सूर्य के साथ, या कुछ ऐसी वीक कंडीशन में बैठा हो कि जिसके कारण हो सकता है कि आपकी मैरिज को डिले हो सकते हैं। दूसरा है, और भी बहुत कॉम्बिनेशंस आते हैं बट ये मेन फैक्टर होते हैं। दूसरा है केपी से हम देखते हैं। देखो केपी में 7th सब लॉर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा काम करता है। अब 7th सब लॉर्ड जो हो सकता है वो शनि हो, फिर से डिले देगा। या फिर हो सकता है कि कुछ नेगेटिव हाउसेस उसके साथ एसोसिएट हो 7th कस्पल सब लॉर्ड के साथ, जैसे कि 1, 6, 10। एक दूसरे की हानि होती है। 6th हाउस जो होता है वो 7th का 12th हाउस होता है। अब केपी में क्या होता है कि हर एक हाउस का 12th हाउस उसकी हानि करता है। और 1, 6, 10 जब भी, और 10 जो है वो 11वें की हानि करता है। 11वां आपका इच्छा पूर्ति का होता है। तो अगर ऐसा भी चांस आए या फिर कॉम्बिनेशन 6, 10 का ज़्यादा बन रहा हो 6 CSL के साथ, तब भी डिले हो सकते हैं या मैरिज के चांसेस ना भी होने हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं भृगुनंदी नाड़ी में। उसमें क्या है कि बीएनएन में अगर वीनस के साथ सैटर्न बैठा हो मेल चार्ट में, तो ये क्या बोलते हैं कि ये पिछले जन्मों का कर्म है। जब तक ये कर्मों को आप भुगतते नहीं हो, डिले आता रहेगा आपकी शादी में। फीमेल के चार्ट में मार्स के साथ अगर केतु बैठा हो, तो ये कॉम्बिनेशन रिश्तों में थोड़ी सी डिटैचमेंट लाता है, डिले ज़रूर लाता है। फिर बात आती है जेमिनी सिस्टम की। अब जेमिनी सिस्टम में धर कारक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। धर कारक कौन सा होता है? राहु केतु को छोड़ के जो सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा वो आपका धर कारक बनता है। अब धर कारक में जब भी अगर धर कारक शनि बन जाए तो डिलेज आ सकते हैं, या
धर्म कारक का एक्टिवेशन ना हो, उपपदा लगन में उसका एक्टिवेशन ना हो, तब भी ये चीज़ आ सकती है। अर्गला में उसमें अर्गला का जो सैव उपपद लगन है, अर्गला में उसको अच्छी ना मिल रही हो, तब भी ये दिक्कत आ सकती है। ये तो होगी कि प्रोमिसेस शादी के देखने। अब बात आती है मेन विंशोत्तरी दशा की, टाइमिंग की। अब विंशोत्तरी दशा मैं बोल रहा हूँ सिर्फ पराशरी और केपी के संदर्भ में। जैमिनी में आपने देखनी है चर दशा, और बीएनएन में आपको प्रोग्रेशन देखना होता है। तो बेसिकली हमने देखना क्या है कि टाइमिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। मान लो शादी की जो टाइमिंग थी वो आपकी या तो बचपन में आ रही है वो दशा, या वो दशा आपकी 35-40 साल के बाद आ रही है, तब भी शादी में डिले होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि शादी की उम्र हम शुरू करते हैं 21-22 साल से देखना, और 30 तक चलती है, 30-35 तक चलती है। अब अगर शादी की जो आपके कॉम्बिनेशंस बन के बैठ रहे, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखते हो या एस्ट्रोलॉजी का देखते हो, उसमें प्रॉमिसेस तो होते हैं, बट प्रॉमिस फुलफिल करना दशा के हाथ में है। जब तक उस चीज़ की दशा, मतलब कि उस चीज़ की टाइमिंग नहीं आएगी, आपको वो फल नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में लेके चलो। अगर दशा सही टाइम पे आ जाती है, यानी कि आपके 25 से 35 के बीच में आ जाती है, 25 से 30 के बीच में आ जाती है, तो बहुत हद तक चांसेस है उसमें शादी हो जाएगी, अगर आप ज़हनी तौर पे उसको मान भी रहे हो कि शादी होगी। अगर नहीं है तो फिर वो भी एक डिले का कारण हो सकता है। अब दशा कैसे कैसे हो सकती है कि मान लो कि मारक की दशा आ गई, तब भी कुछ दिक्कत आ सकती है। लोग कहते हैं कि केतु में शादी होने के चांसेस कम होते हैं, राहु में कम होते हैं, बट मैंने जो देखा है अपनी प्रैक्टिकल रीडिंग्स में देखा है, राहु केतु में भी शादियां हुई हैं, और वीनस जो कि शादी का कारक है उसमें भी शादियां टूटी हैं। ये एग्जैक्ट चीज़ ना आपको केपी से बहुत अच्छी दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नक्षत्र और नाड़ी से भी दिख जाएगी। उसमें क्या होता है कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो नक्षत्रों का रिजल्ट देते हैं। अगर नक्षत्र स्ट्रांगली दे रहा है, मान लो केतु का नक्षत्र स्ट्रांगली मैरिज दे रहा है, तो उसमें भी मैरिज हो जाएगी। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है कि केतु में शादी नहीं होगी या राहु में शादी नहीं होगी। उसके बाद सिर्फ आपने ये देखना है कि 6th हाउस जो ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उनके दशा चल रही है, तो वो भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो ये तो थे शादी डिले के चांसेस क्यों होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। क्या इनकी कोई रेमेडी है? देखो, रेमेडी करना हमारे हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में। कुछ रेमेडीज हैं, जैसे कि दुर्गा जी का पाठ करना, जो दशा आपकी चल रही है उसकी रेमेडी करना, स्पिरिचुअल रेमेडीज करना। कुछ रेमेडीज मैंने एक बुक में पढ़ी थी, बहुत अच्छी रेमेडीज थी वो शादी के लिए, कि अगर आप शादी के लिए देख रहे हो तो वीनस से 7th हाउस का लॉर्ड देखो, उसमें उसके उपाय देखो। बहुत अच्छी रेमेडी है, मैंने प्रैक्टिकली की भी है, लोगों को दी भी है, वो अच्छी भी रहती है। और जब शादी का मन हो तो ऐसी जगह पे जाना अवॉइड करो जहाँ पे शादी टूटने के चांसेस, जैसे कि किसी कोर्ट में जाना जहाँ पे डाइवोर्सेस चल रहे हों। शादियों में जाना ज़्यादा करो। अगर आप उसी एनर्जी के साथ मैच करोगे, लोगों की शादियों में जाओगे, अच्छी जगह पे जाओगे, तो बहुत हद तक चांसेस है कि यही आपको उसकी एनर्जी मैच होगी और आपकी शादी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। तो ये था मेरा एपिसोड। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, जहाँ भी हो मेरे को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी और पे प्लेटफॉर्म पे आप इसको सुन रहे हैं तो पूजा विद एस्ट्रो अनमोल @gmail.com पे आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड में आपकी क्वेरीज ज़रूर लूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय बाबे दी, जय बजरंगबली।